गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? जल्दी से एक बार बताएं कि क्या हाल चाल है आप सबके। जल्दी से बता दें क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आज फिर से आपकी सीडीपी की क्लास है। जैसा कि आप अपना शेड्यूल जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे और वेंसडे हरियाणा चैनल पे आपकी सीडीपी की क्लास लगती है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना है क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से और उम्मीद करते हैं कि आप सब सेशन को पसंद करेंगे, ठीक है। चलो फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बेटा कि मैं हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मैं आपके हरियाणा टेट पेपर में आपको सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ, ठीक है। ऐप पे भी आपकी क्लासेस जोरों शोरों से चल रही है, बहुत जोरों शोरों से ऐप पे क्लासेस आपकी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हो बेटा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सबको दिख रहा होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि ऐसी चीज बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा। हमें अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और एक अच्छे तरीके से करनी है। तो इसके लिए एग्जामपुर आपके लिए क्या लेके आया है? कोर्सेस में 75% का ऑफ लेके आया है। यानी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्सेज को ले सकते हैं बेटा। 75% ऑफ कोई मामूली ऑफ नहीं है ना, कोई मामूली ऑफ नहीं है। 50% ऑफ सुना होगा, 60% ऑफ सुना होगा, 40% ऑफ सुना होगा, लेकिन 75% ऑफ भी मैटर करता है। तो दिवाली 75 कोड यूज करना है, दिवाली 75 कोड आपको इस्तेमाल करना है और जल्दी से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको बता दूंगी कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है। जितने नए बच्चे ज्वाइन किए हैं मुझे कंटिन्यू बने रहेंगे अंत तक क्लास में, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी रिलेटेड टू क्लास एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये चीज क्लियर है बच्चों को कि दिवाली धमाका ऑफर अभी भी आपके लिए है, लेकिन याद रखिएगा 27 अक्टूबर तक ये सिर्फ वैलिड है। 27 अक्टूबर तक सिर्फ ये वैलिड है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और 75% का लाभ उठाइए। चलिए तो हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यानी आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड कुछ प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि सारे रिप्लाई धड़ाधड़ आने चाहिए। तो चलो ये पहला प्रश्न आपके सामने है। यानी बाल विकास निर्भर करता है, बाल विकास किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बताएं, बहुत तेजी से रिप्लाई आ जाना चाहिए कि बाल विकास किस पर निर्भर करता है। जल्दी से रिप्लाई दें। हाँ जी, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई आ जाना चाहिए। आपको पता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्यों बच्चों? चाइल्ड डेवलपमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, है ना, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, तो हमें जानना है कि कौन कौन से विकास पर निर्भर करेगा। यानी क्या वंशानुक्रम वातावरण पर निर्भर करेगी, वंशानुक्रम निर्भर करेगा या वातावरण निर्भर करेगा या ये दोनों या बालक के परिवार पर, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। ऐसा, हाँ जी, ऐसा पूछा गया है। तो आपको बताना है कि बालक का विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, जो एक बच्चे का विकास होता है, जो एक बच्चे का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण पे तो बहुत बुरी तरीके से, यानी ये दोनों चीजें बहुत बुरी तरीके से बच्चे के विकास पे प्रभाव डालती हैं। चाहे मैं वंशानुक्रम की बात करूं और चाहे मैं वातावरण की बात करूं, चाहे मैं वातावरण की बात करूं, तो यानी वंशानुक्रम हो वातावरण हो, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से बच्चे के विकास पे प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए एक सक्सेसफुल और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या जरूरी होता है, एक सक्सेसफुल और प्रभावी शिक्षण के लिए क्या जरूरी होता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, एक सफल और प्रभावी शिक्षण के लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए टीचिंग जो होती है, क्योंकि आप भी आने वाले समय में एक टीचर बनेंगे, तो एक शिक्षक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, या जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्या उसका पढ़ाने का तरीका रुचिकर है,
या वो पढ़ाने के साथ कुछ टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि टीचिंग एड भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूंगी टीचर की, तो टीचर अपने प्रभावी शिक्षण के लिए उसके लिए क्या क्या चीजें मैटर करेंगी। पहली चीज तो मैटर करेगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल सही बात है। आपकी कक्षा में हो सकता है 25 बच्चे बैठे हो सकता है 50 बच्चे बैठे हो, तो आपका ध्यान किसी एक बच्चे में ना होके सारे बच्चों पे होना चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि सारे बच्चों की क्या नीड है, सारे बच्चों का क्या मतलब किस तरीके से वो आपकी टीचिंग को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको कैसे समझाएंगे। तो ये सारी ड्यूटी एक टीचर की बनती है। एज अ टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पूरे क्लास को लेके चलना है। और अपने वेतन का ज्ञान, अगर आपको एक प्रभावी शिक्षण करना है तो क्या आप अपने वेतन का ज्ञान रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप सारी चीजों का ज्ञान रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेटा सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हमें जितने बच्चे हमारे क्लास में हैं उनका इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है। यानी कि हमारे लिए प्रत्येक बच्चा कैसा है, विशिष्ट है। प्रत्येक बच्चा कैसा है, प्रत्येक बच्चा हमारे लिए कैसा है बच्चों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है ना, विशिष्ट होता है। यानी ये सारे बच्चे हमारे लिए स्पेसिफिक है, स्पेशल है। ठीक है, और हमें सारे बच्चों का ध्यान रखना है, ना कि 1 2 या 3 या 20। हमें कमजोर वाले पे भी ध्यान देना है और हमें गॉड गिफ्टेड पे भी ध्यान देना है। क्योंकि बेटा आपने जाना होगा जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो तो सबसे खतरनाक माने जाते हैं, है ना। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो आप जब धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। जब आप एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे बच्चे इतने टाइप के होते हैं। मतलब ये कैटेगरी है बच्चों की, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है बेटा। चलो, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? उत्तम शिक्षण विधि की बात की जा रही है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि की बात की जा रही है। हाँ जी, जल्दी से बता दें। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? यानी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, हमने बहुत सारी अवस्थाएं पढ़ रखी हैं, बहुत सारी अवस्थाएं हमने पढ़ रखी है। ठीक है, यानी शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, ठीक है, ऐसे ही हमारी किशोरावस्था है। ठीक है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो मेनली क्या होता है, जो हमारी अवस्थाएं हैं उसमें टीचिंग विधि, यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो बट ऑब्वियस है इस बच्चे का लेवल कुछ और है, इस बच्चे का लेवल कुछ और है, इस बच्चे का लेवल कुछ और है। तो पढ़ाने का जो लेवल होगा वो हर तीनों अवस्थाओं में भी अलग अलग होगा। यानी पढ़ाने की जो विधियां हैं वो भी हर तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होगी। ऐसा थोड़ी ना कि जो शैशवावस्था में विधि लगा दोगे वो बाल्या में भी लगा दोगे या वो किशोरा में भी लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में वही विधियां लगाई जाएंगी जो शैशवावस्था के लिए उपयोगी हो या उपयुक्त हो। तो शैशवावस्था में उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? इस स्टेज में बच्चा बहुत छोटा है, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी, जिसका मीनिंग है बोलने में अयोग्य, है ना, जिसका मीनिंग है बोलने में अयोग्य। ठीक है, ये हम सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि भाई ये जो बच्चा है ये बहुत छोटा है, यानी कि इसको बोलना नहीं आता, ये अपने माँ बाप पे पूरी तरीके से आश्रित है ना। और जितना भी शारीरिक और मानसिक में जो विकास हो रहा है वो सबसे ज्यादा तीव्र भी यहीं पे होगा। लेकिन बात करते हैं टीचिंग की। अब ये वाले बच्चों को लेक्चर मेथड से तो पढ़ा नहीं सकते, व्याख्यान विधि से तो पढ़ा नहीं सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से तो पढ़ा नहीं सकते। तो इस बच्चे के साथ हम क्या करेंगे, इस बच्चे को हम मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाएंगे, खेल विधि से पढ़ाएंगे, किंडरगार्टन विधि से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यानी ये तीनों ही विधियां किसके लिए उपयोगी है? शिक्षण विधि के लिए उपयोगी है। क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दें, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, तो क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो मॉन्टेसरी विधि हो गई, खेल विधि हो गई,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इस शिक्षण विधियां जो है शैशवावस्था की, वो ये सारी विधियां हैं, हम ये सारी विधियां शैशवावस्था पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? यानी मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, या रोचक होनी चाहिए, या उक्त सभी प्रकार की? आपके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है, ठीक है, टीचिंग कह लो, एजुकेशन कह लो, वो कैसी होती है? जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो कैसी है? आपको पता है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को क्या हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, यानी वो आपके जीवन से संबंधित हो। और हाँ, रोचक तो बिल्कुल हो। बच्चों, रोचक क्यों जरूरी है? जो आपकी एजुकेशन है या जो भी टीचर पढ़ा रहा है, वो क्यों जरूरी है कि रोचक हो? क्योंकि अगर बच्चा, टीचिंग जो होगी, अगर शिक्षक एक प्रभावी पूर्ण तरीके से पढ़ा रहा है, एक प्रभावपूर्ण तरीके से अगर टीचर पढ़ा रहा है, तो यानी कि रोचक होके, यानी बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है ना, बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, तो यानी कि ये बात तो क्लियर है। हाँ जी, तो ये बात तो क्लियर है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? यानी कि इसका मतलब क्या चीज हो रही है? टीचिंग, शिक्षा अच्छी हो रही है ना? तो यानी कि मूर्त भी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए, और रोचक भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे ही ऑप्शन सही होंगे। क्लियर है? जल्दी से बता दे। हाँ जी। जल्दी से बता दे। क्लियर है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मूर्त, जीवन से संबंधित और रोचक। बिल्कुल सही बात है। चलो, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। आपको पता है ये जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेजेस, है ना? हम सारी स्टेजेस में इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं पता है आपको? क्यों मानते हैं पता है आपको? जल्दी से बताएं, क्यों मानते हैं ये चीज पता है आपको? क्योंकि हमें पता है, हाँ जी, हमें पता है कि हाँ, जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो यानी कि हमें पता है जो अवस्थाएं होती, जैसे शैशवावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, चाहे जितनी अवस्थाएं हो, तो ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब कोई चीज हम सीखते हैं, खुद से अगर कोई चीज हम कर रहे हैं, खुद से कोई चीज अगर हम कर रहे हैं, तो यानी कि वो चीज ज्यादा सक्सेसफुल होगी। क्यों? एक होता है ना, एक होता है खुद से करके सीखना, एक होता है देख के सीखना, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत यूजफुल होती हैं टीचिंग में। ये बच्चे के ऊपर बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से फर्क डालती है ना? बच्चे का एक बहुत जरूरी है कि बच्चा खुद से चीजों को सीखे, और जब बच्चा खुद से चीजों को सीखेगा तो कभी नहीं भूलेगा। यानी करके सीखने का जो अवस्था है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको बोला जाएगा? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको बोला जाएगा? जल्दी से बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। हाँ जी, जल्दी से बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत, हाँ जी, बता दे जल्दी से। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, कि प्रौढ़ावस्था को? किसको बोला जाता है? जल्दी से बता दे, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको बोला जाएगा? जल्दी से बता दे। हाँ जी, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन है आपका? शैशवावस्था है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट काल माना गया है इनफेंसी, क्योंकि बेटा इस स्टेज में सारी चीजें, यानी कि यही से बच्चे के अंदर संस्कार आ रहे हैं,
यही से संस्कार बिल्डअप हो रहे हैं, यही से बच्चा क्या करता है, यहाँ पे नैतिकता तो नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है, यहाँ पे नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन हाँ समाजीकरण जरूर चालू हो चुका होता है। लेकिन बच्चा बहुत छोटा होता है, जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, यानी कि ना तो वो सामाजिक है और ना तो वो असामाजिक है। जो बच्चा है ना तो वो सामाजिक है ना तो वो असामाजिक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर शैशवावस्था होगा। अगला बताइए। हाँ जी, शैशवावस्था को, एक मिनट, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? आदर्श काल बेटा बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारी अनगिनत परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं पे ही फोकस करना है जो कि मैंने भी आपको बताई है। सारी डेफिनेशन को लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आदर्श काल की बात की गई है, तो आदर्श काल हम किसने बोला है? वैलेंटाइन ने बोला है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बोला है। बेटा वो कहते हैं ना, जितनी नींव मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी मजबूत खड़ी होगी, है ना। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो शैशवावस्था हमारे विकास की अवस्था की नींव है ना। यानी वही से सारी चीजें बिल्डअप हो रही हैं एक छोटे से बच्चे के अंदर, वो सब कुछ वही से सीख रहा है, जैसा आप सिखाएंगे वैसा वो सीखेगा, ठीक है। तो इसीलिए वैलेंटाइन द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। मैकडूगल ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? आप जानते हैं संवेग, संवेग की बात करें, संवेग इमोशन है ना, इमोशंस बोलते हैं इसको, है ना। जल्दी से बताएं आपने इसके बारे में क्या जाना है, आपको पता है संवेग क्या होते हैं? क्यों बच्चों, जल्दी से बता दें, संवेग के बारे में भी आपको पता है। यानी कि मैकडूगल है जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, सिद्धांत दिया है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कभी कभी मूल प्रवृत्तियां, तो मैकडूगल का नाम नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है, ठीक है। ये जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं, इन प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से एक संवेग उत्पन्न होगा, ठीक है, एक संवेग उत्पन्न होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। और संवेग की उत्पत्ति यानी कि मूल प्रवृत्तियों से हुई है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ इमोशन का? अगर हम इसको डिवाइड करते ई प्लस मोशन, ई प्लस मोशन, ई प्लस मोशन, यानी कि अंदर के भाव को बाहर व्यक्त करना, है ना, अंदर के भाव को बाहर व्यक्त करना, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी अंदर के भाव को बाहर व्यक्त करना क्या कहलाता है? इमोशन कहलाता है। क्लियर है बेटा लोग? क्लियर है? जल्दी से बता दें क्या ये चीज आपको क्लियर है कि क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि मैकडूगल ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। कितनी बताई है? 14, 14। ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला, चलो अगले में आ जाओ, जल्दी से रिप्लाई दो। नाइन्थ का क्या होगा? विकास की कौन सी अवस्था तूफान और परेशानी की अवस्था है? तूफान और परेशानी की अवस्था पूछी गई है बेटा, आपने लास्ट क्लास में भी किया है। तूफान की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रॉम की बात करें, है ना, किसी भी तरीके की बात करें, जटिल अवस्था की बात करें, कठिन अवस्था की बात करें, तो यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किशोरावस्था के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी अवस्थाएं, क्योंकि जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सारी किशोरावस्था में ही होती है, क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे प्रजनन अंग भी विकसित हो रहे हैं, हो चुके हैं कह सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ये विद्रोही भावना के कहलाते हैं, विद्रोही भावना के, ठीक है। आक्रोशी होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति होती है, हिंसक प्रवृत्ति होती है, अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं, यानी हम ही सही हैं वाला एटीट्यूड इनका होता है, ठीक है, किसी के सुनते नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी इसका मीनिंग ये है परिपक्वता की ओर जाना, परिपक्वता की ओर जाना, ठीक है, परिपक्वता की ओर जाना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो तूफान और परेशानी की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, ठीक है। चलो
परिपक्वता का संबंध किससे है? ना जाने कितनी बार किया है। परिपक्वता यानी मैचुरेशन, मैचुरेशन का संबंध किससे है? जल्दी से बता दे, मैचुरेशन किससे रिलेटेड है? विकास से, बुद्धि से, क्रिएटिविटी से या इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है? क्रिएटिविटी आपको पता है, क्रिएटिविटी लोगों की थिंकिंग कैसी होती है? कैसी होती है? डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न है, पूछ सकता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है बेटा। उसके बाद से इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, ये इंटेलिजेंस हो गया। उसके बाद से डेवलपमेंट हो गया। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। अब आपको बताना है मैचुरेशन का संबंध किससे होगा। वेरी गुड। मैचुरेशन का जो संबंध होता है वो सीधे सीधे विकास से होगा, यानी डेवलपमेंट से होगा, डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो बच्चे होंगे वो हमेशा डाइवर्जेंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, वो हमेशा डाइवर्जेंट होंगे। डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है किसी एक पॉइंट से ऐसे इस तरीके से वितरित होना, ठीक है, डिवाइड होना, फैलना, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट, सॉरी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट दो होते हैं, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या आप बता सकते हैं दोनों में अंतर? दोनों में अंतर मुझे बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग किसके पास होती है और डाइवर्जेंट? जल्दी से बताएं। डाइवर्जेंट ही जो है वही तो सबसे मेन हुआ ना, क्यों? वही तो सबसे मेन हुआ। अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो वही एक प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा, मतलब उसमें क्या आ जाएंगे आपके, जितने जितने तरीके से आप कोई काम कर सकें, है ना, ठीक है, यानी कि कॉग्निशन दैट लीड्स इन वेरियस डायरेक्शन, कॉग्निशन दैट लीड्स इन वेरियस डायरेक्शन, कॉग्निशन दैट लीड्स इन वेरियस डायरेक्शंस, है ना, कितने तरीके से कितनी डायरेक्शन पे आप काम कर सकते हैं, वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कहलाएगा। और कन्वर्जेंट आपके गॉड गिफ्टेड वाले हो गए, यानी एक बिंदु पे वापस, है ना, ये हो गए तुम्हारे कन्वर्जेंट वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है बताना है। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से, तर्क व निर्णय से, स्मृति के विकास से या अवबोध की क्षमता से। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत आसान है और आपको आता है, जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही, यानी अगर मानसिक विकास के संबंध की बात करेंगे तो यस, शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने डिफरेंट आयाम पढ़ रखे हैं, डायमेंशंस पढ़ रखे हैं। जैसे हमने पढ़ा है शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, हमने पढ़ा है संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट, हमने पढ़ा है सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट, है ना, और हमने पढ़ा है मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मेंटल प्रोसेस, तो मेंटल में तुम लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो, मेमोरी का डेवलपमेंट कर सकते हो, अवबोध की क्षमता यानी ज्ञान, है ना, ये भी कर सकते हो। लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे है? शारीरिक से है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट से होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि शिक्षार्थी का जो वजन हो गया, जो ऊंचाई हो गई, उसका संबंध किससे हो गया? फिजिकल से हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन सी विशेषता किशोरावस्था की अवधि की नहीं है? यानी तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, या विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण, या स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय। ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट मतलब और स्थिर मतलब स्टेबल, स्टेबल। तो इनका कोई चीज स्टेबल होता है क्या? क्लियर होता है क्या? जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार बता दें, ताकि फिर बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। बिल्कुल, हाँ जी, जल्दी से बता दे बेटा। जल्दी से एक बार बता दे। बिल्कुल, यानी कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं होगी? तो आपकी यही है डी ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया। यानी क्लियर और स्टेबल ये तो कभी हो ही नहीं सकते ना किशोरावस्था वाले लोग, है ना।
जबकि तीव्र विकास परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल होता है किशोरावस्था में। भावनात्मक प्रवृत्तियों में भी चेंजेस बहुत होते हैं। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूछा है कौन सी नहीं है, तो ये नहीं होती, ये क्वालिटी इनके अंदर नहीं है। चलो, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? यानी सिर्फ एक्सपीरियंस होगा। अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सिर्फ वंशानुक्रम और एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, या सिर्फ हेरिडिटरी होगी या सिर्फ एनवायरमेंट होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मैं बात करूं बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो यस, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के पीछे दो कारक है मेनली, जो है इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक, और दूसरे हैं एक्सटर्नल कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ये दो होते हैं जो बालक के विकास को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम एंड वातावरण। चलो, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगर शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है तो आपके अनुसार वो कौन सा आयाम है, वो कौन सा डायमेंशन है? जल्दी से बता दे। शरीर के आकार में वृद्धि, प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं। हाँ जी, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। यानी शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है, शरीर के आकार की वृद्धि की बात की जा रही है, तो उसके पीछे जो हाथ आएगा वो किसका आएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, यानी फिजिकल डेवलपमेंट को हम रिलेट करेंगे, है ना बच्चों, फिजिकल डेवलपमेंट को, राइट। यानी कि नैतिक विकास इसमें नहीं आएगा, संवेगात्मक विकास नहीं आएगा, संज्ञानात्मक विकास नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, जल्दी से बता दें। बिल्कुल, वेरी गुड, अगर आपको क्लियर है। इसके अंदर आएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। वेरी गुड। चलो, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? आपको पता है ऐसी स्टेटमेंट किस अवस्था पे अप्लाई हो सकती है, आपको अवस्था भी बतानी है। यानी आपको पता है कि कोई एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नहीं, व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी है जिन्होंने ऐसा बोला है, व्यवहारवादी है जिन्होंने ऐसा बोला है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा किसका है? जल्दी से बताएं क्या हो सकता है? जल्दी बताएं, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। कौन कहेगा? व्यवहारवादी कौन है बच्चों? व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन है, जेबी वॉटसन, जिन्होंने ऐसा बोला है ना, क्योंकि मैकडूगल ने तो संवेग पे काम किया, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी, सूझबूझ का सिद्धांत, याद आ रहा है? इनसाइट थ्योरी, सूझबूझ का सिद्धांत, और पैवलॉव द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई। क्यों? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी याद आ रहा है? क्लियर है? आई गेस ये बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है जेबी वॉटसन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ाने से है? किसका अर्थ आकार बढ़ाने से है? यानी अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन, किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? जब कोई चीज में बढ़ोतरी होगी, है ना, वृद्धि होगी, तो किससे रिलेटेड होगा वो? जल्दी से बताएं, वो किससे रिलेटेड होगा? पता होना चाहिए आपको, आई होप आपको पता होगा भी। यानी आकार की बात की जा रही है, वृद्धि की बात की जा रही है, कुछ बढ़ने घटने की बात की जा रही है, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अभिवृद्धि, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ को ही है जो हम नाप सकते हैं। ग्रोथ कैसी है? क्वांटिटेटिव है। ग्रोथ कैसी है? क्वांटिटेटिव। कैसी है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, यानी कि मात्रात्मक। ग्रोथ हमारी कैसी होती है? मात्रात्मक होती है वृद्धि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था आइडेंटिफाई करनी है। जल्दी से बताएं, तनाव और क्रोध की अवस्था
कौन सी होगी, बता दे बेटा। तनाव और क्रोध की अवस्था बताएं, जल्दी से बताएं। तनाव और क्रोध की अवस्था, और बहुत बार ये पढ़ चुके हो, हद से ज्यादा बार पढ़ चुके हो कि स्टैनले हॉल ने भी इनको नाम दिया था। स्टैनले हॉल, इन्होंने भी नाम दिया था, याद आ रहा होगा। स्टैनले हॉल ने नाम दिया है। तनाव और क्रोध, स्ट्रेस की, स्ट्रॉम की, ना जाने कितने नाम इसको दिए गए हैं। और इस अवस्था का नाम है किशोरा अवस्था, है ना। इस अवस्था का नाम है किशोरा अवस्था, जो कि बहुत जटिल और कठिन अवस्था मानी जाती है। ठीक है, जटिल और कठिन अवस्था मानी जाती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपको पता है गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न ना जाने कितनी बार आप कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, बालक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? अगर मैं बात करूं जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था, दूसरी प्रमुख अवस्था की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे, दूसरी प्रमुख अवस्था की बात की जा रही है। यानी कि दूसरी, जन्म के बाद की दूसरी प्रमुख अवस्था, जल्दी से बताएं क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जन्म के बाद की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? जल्दी से रिप्लाई आ जाए। दूसरी विकास की अवस्था बतानी है जी। नवजात शैशवावस्था आपको पता होगा, दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी कहलाएगी? यस, बिल्कुल सही, विकास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपको पता है, हाँ जी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करके आएंगे। यानी कि जन्म, अगर इसकी अवस्थाओं का सीक्वेंस देख ले तो पहले गर्भावस्था है, फिर शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था फिर किशोरावस्था है ना, और फिर प्रौढ़ावस्था है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को देखते हुए आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, यानी जन्म के बाद की मानी गई है, तो शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, और इसकी दूसरी प्रमुख अवस्था जो कहलाएगी वो बाल्यावस्था कहलाएगी, है ना। क्योंकि भाई अगर पहली अवस्था की, दूसरी अवस्था की बात करें तो शैशवावस्था, क्योंकि गर्भावस्था तो पहली अवस्था हो जाती है ना। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ग्रोथ के बारे में, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या सही नहीं है? यानी वृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, फिजिकल होती है, बिल्कुल ठीक है। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, वृद्धि जो है वो मापनीय होती है, यानी वृद्धि को हम नाप सकते हैं, यानी माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। और वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक चलेगा। अब आप बताएं कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम वृद्धि के बारे में बात करें या सही नहीं है के बारे में बात करें तो यस, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसकी जगह यहाँ पे होना चाहिए विकास, है ना। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, अपितु जो ग्रोथ है वो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं की बात की गई है, कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विकास परिपक्वन मतलब मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से चलते हैं। ध्यान से देखिए उस सेंटेंस को, बताएं। एक क्रम का पालन करते हैं, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, अंतः क्रिया का परिणाम है। जल्दी से बताएं क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जल्दी से बताएं। एकदम सही, यानी कि अगर मैं 21वें की बात करूं तो आप सबको पता है
क्या होगा कि क्या नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको पता है, बिल्कुल बेहतरीन। यानी कि आपको पता है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं क्रमबद्ध तरीके से चलता है, एकदम सही। सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो क्रियात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, ठीक है, या मानसिक हो। सभी विकास अंतः क्रिया का परिणाम होता है, ये भी एकदम सही है, द रिजल्ट ऑफ इंटर रिलेशन। यानी डी ऑप्शन जो है वो गलत है कि एक समान गति में आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, विकास और अधिगम एक समान गति में आगे नहीं बढ़ते, इनका कोई है तो साथ में, मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है, एक साथ नहीं बढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा। 22 पे आ जाते हैं, 22 पे आ जाते हैं, यानी बाल विकास की कौन सी अवस्था में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है। आपको बताना है ऑडिपस के बारे में, ऑडिपस के बारे में, ठीक है, और आपको बताना है, ये इतना मोटा कैसे हो गया, हाँ, इलेक्ट्रा के बारे में, ठीक है, आपको बताना है इलेक्ट्रा के बारे में। तो बता दें ऑडिपस या इलेक्ट्रा, जल्दी से बता दें, ऑडिपस या इलेक्ट्रा, जल्दी से बताएं। ऑडिपस का रिलेशन किससे है, सीधे सीधे मेल से है। ऑडिपस यानी मेल, ये सिंबल होते हैं, ठीक है, ऑडिपस मेल, इलेक्ट्रा फीमेल, यानी कि ये शैशवावस्था में दोनों प्रकार की ग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। और ऑडिपस का मतलब हो गया यानी कि मम्मी से ज्यादा प्यार, है ना, मम्मी से ज्यादा प्यार, मम्मी से ज्यादा प्यार होता है लड़कों को, और लड़कियों को पापा से ज्यादा प्यार होता है इलेक्ट्रा में, ठीक है। यानी ये दो टाइप की ग्रंथियां हैं जो कि विकसित होती है, ठीक है, ये दो टाइप की ग्रंथियां हैं जो शैशवावस्था में विकसित होंगी, ठीक है बेटा, शैशवावस्था में विकसित होंगी, क्लियर है। तो बाल विकास की कौन सी अवस्था में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा में जटिलता शुरू होती है, तो शैशवावस्था, इसका रिप्लाई एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ग्रंथि है। ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑडिपस में यानी मम्मी की तरफ ज्यादा प्यार, और इलेक्ट्रा पे यानी पापा की तरफ ज्यादा प्यार, क्लियर है। जल्दी से एक बार बता दे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है तो क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये एक गुड न्यूज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज फॉर यू ओनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आप सबको पता है कि एग्जामपुर आप सबके लिए लेके आया है 75% ऑफ, यानी बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारी संस्था यानी एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको 75% का ऑफ मिलेगा। आपको कोड इस्तेमाल करना है दिवाली 75, DIWALI, है ना। अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, तो ये ऑफर 27 अक्टूबर तक वैलिड है, अभी भी आपके पास 2 दिन है, अभी भी आपके पास 2 दिन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कोर्स में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप इसको दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों हो सकता है कि कोई आपके परिवार में इस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या आपके भाई बहन या दोस्त कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब होता यह है कि हम शेयर नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि भाई हमारे अंदर जेलसी होती है कि अरे वो खरीद लेगा कोर्स तो वो भी पढ़ लेगा। बेटा ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप लोगों को ये सब बताएंगे तो इससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि हो सकता है आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। क्यों बच्चों, आपके इस एक शेयर से हो सकता है किसी बच्चे की सहायता हो सके, तो जरूर इस चीज को शेयर करिए कि एग्जामपुर की तरफ से 75% का डिस्काउंट आया है, ठीक है। और यानी कि आपको कोड इस्तेमाल करना है दिवाली 75, आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, और आपको करना क्या है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, कहां जाके, प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। तो आपको ये और पूरी तरीके से डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा लोग, अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। तो यानी कि इस 75% ऑफ का फायदा उठाएं, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए चीजें होती हैं, हर किसी को नहीं मिलती, आपको मौका दिया जा रहा है एग्जामपुर की तरफ से, तो उस चीज की महत्ता को समझें। अब बोला जा रहा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे कठिन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होगा, जल्दी से बता दें कहाँ होगा, यानी कि किशोरावस्था के दौरान होगा। वेरी गुड, यानी सबसे कठिन, जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा हम सीधे सीधे किशोरावस्था पे टिक करेंगे। सीखना क्या है, सीखना क्या है बच्चों, सीखना क्या होता है, सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, मानसिक प्रोसेस है, शारीरिक है, सामाजिक है, नैतिक है, जल्दी से बता दें।
आप सबको पता है अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो इस पे हमारा कौन सा प्रोसेस लग रहा है, मेंटल प्रोसेस लग रहा है, सब कुछ आपके दिमाग में जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, मानसिक प्रक्रिया होगा, मानसिक प्रक्रिया होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, लड़कियों में जो वह परिवर्तन है वो किस अवस्था में होने लगता है। बेटा जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, जो भी प्रजनन अंग विकसित हो रहे हैं या जो शारीरिक मानसिक विकास जो बहुत तेजी से हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलेंगे, जहां बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लड़कियां बहुत परेशान होती है, वो आपको किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। वेरी गुड। चलो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली वृद्धि को क्या बोलेंगे, होने की वृद्धि को क्या बोलेंगे, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे, क्या बोलेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे सिर पदाभिमुख अनुक्रम। वेरी गुड। तो चलो आज हम अपने सेशन को यही तक रखते हैं, है ना, यही तक रखते हैं। और बच्चों, जिन बच्चों ने एग्जामपुर एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए और लिखिए एग्जामपुर, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप एग्जामपुर के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सारी डिटेल डालना मत भूलिएगा, चाहे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, पासवर्ड हो, ईमेल हो, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, तभी आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आ पाएंगे और रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू ऑफर्स, रिलेटेड टू कोर्सेस, या जो फ्री इंफॉर्मेशन भी है, बहुत सारी फ्री चीजें हैं जो हमारी एप्लीकेशन पे है, सारी चीजें पेड नहीं है, फ्री भी है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। अब मिलते हैं कल 11 बजे, तो कल 11 बजे क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने आऊंगी। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।